नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पहली क्लास आपका हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पद्धति व परंपरा से रिलेटेड। तो ये जो क्लासेस चलेंगी ये सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जो बुक है उससे और दृष्टि दोनों बुकों को मिलाकर दोनों में जो कुछ इसमें दिया है जो कुछ उसमें दिया है दोनों से एक जगह मैटर इकट्ठा करके आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। दोनों बुक अलग अलग पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों बुकों को एक साथ हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं और रिवीजन के लिए आपके लिए रामबाण साबित होने वाली क्लासेज हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज आपकी अपनी हम पहली क्लास के हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का आरंभ कब से होता है? जिसका आरंभ 19वीं शताब्दी से होता है। ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है इस्तवार दला लिटरेतुर अंदुए हिंदुस्तानी है। ठीक, इस ग्रंथ से लेखन परंपरा आरंभ होती है। इसके लेखक कौन है? जिसके लेखक हैं गारसादा तासी महोदय। ठीक, तो ये था हमारा लेखन परंपरा का आरंभ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेखन परंपरा का आरंभ तो हो गया, लेकिन लेखन परंपरा में पद्धतियाँ कितनी रही हैं? तो इतिहास लेखन परंपरा की मुख्य 4 पद्धतियाँ रही हैं। 4 पद्धतियों में पहली पद्धति क्या थी? तो पहली पद्धति है हमारी वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, इसमें 2 लेखक हैं जिन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति पर अपना ग्रंथ लिखा। पहले हैं गारसादा तासी और दूसरे हैं शिव सिंह सेंगर। तो इन दोनों रचनाकारों ने वर्णानुक्रम पद्धति पर अपने ग्रंथ की रचना की। अगला हमारा है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति में 2 रचनाकार आते हैं जिन्होंने अपना ग्रंथ कालानुक्रम पद्धति पर लिखा, ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। वैज्ञानिक पद्धति पर किसी रचनाकार ने कोई रचना नहीं की। आगे आती है हमारी विधेयवादी पद्धति। तो विधेयवादी पद्धति के जो जनक हैं वो तेन महोदय हैं। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तेन महोदय ने इसे व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठापित किया या स्थापित किया। अच्छा, तेन महोदय ने इसे स्थापित तो किया व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में, लेकिन इसमें 3 शब्दों पर इन्होंने बल दिया। वो 3 शब्द कौन थे? पहला था जात, दूसरा था वातावरण और तीसरा था क्षण विशेष। इन 3 शब्दों पर इन्होंने बल दिया। ठीक, विधेयवादी पद्धति का जो हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? विधेयवादी पद्धति के हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक, तो विधेयवादी पद्धति के बारे में इतना है। अच्छा, विधेयवादी पद्धति के अनुसार एक परिभाषा है। क्या कहा गया है कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। ठीक, ये हमारी विधेयवादी पद्धति रही। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा साहित्यिक परिचय, 1-2 कथन, फिर हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। पहला कथन हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है रामचंद्र शुक्ल जी का। और दूसरा कथन है हमारा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। क्या कहना है इनका? इनका कहना है कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है। क्या कह रहे हैं? कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ठीक, ये हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हमारा पहला ग्रंथ कौन सा था। तो क्रमानुसार हम अपने ग्रंथों को देखेंगे और आगे क्या है वो सारी चीज़ें भी हम देखते हुए चलेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं।
साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में जो सबसे पहले ग्रंथ लिखा गया उसका नाम क्या था? तो पहले नंबर पे जो था वो था गाथा द ताशी वाला ग्रंथ, जिससे हमारी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा आरंभ होती है। ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ठीक, तो देखते हैं। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ठीक, रचनाकार कौन है इसके? तो रचनाकार हैं इसके गारसा द ताशी महोदय। ठीक, अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण हम तथ्य देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का प्रयास इसी ग्रंथ से किया गया। क्या है? सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का प्रयास। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का प्रयास किससे किया गया? हमारे इसी ग्रंथ से किया गया। ठीक, अच्छा, यहाँ से इसका प्रकाशन कब हुआ देख लेते हैं। प्रकाशन, प्रकाशन का प्रकाशन वक्त क्या है? तो इसका प्रकाशन 2 संस्करण में हुआ। तो इसका जो पहला संस्करण था, फर्स्ट संस्करण, पहले संस्करण में ये 2 भागों में था। पहले संस्करण में इसमें कितने भाग थे? 2 भाग। और इन दोनों भागों का जो प्रकाशन हुआ वो 1839 और 1847 ईस्वी में होता है। ठीक, और जब ये सेकंड संस्करण किसका प्रकाशन कब होता है? सेकंड संस्करण किसका प्रकाशन होता है? तो ये कितने भागों में प्रकाशित होता है? 3 भागों में। सेकंड संस्करण में यह 3 भागों में प्रकाशित होता है और ये प्रकाशित होता है 1871 ईस्वी में। ठीक, अच्छा, ये प्रकाशन तो हो गया। मुद्रित कहाँ हुआ? मुद्रित, ये मुद्रित हुआ पेरिस में। कहाँ मुद्रित हुआ है? पेरिस में। पेरिस में किसके माध्यम से मुद्रण किया गया इसका? ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से। ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति, ये एक समिति थी जिसने इसको प्रकाशित कराया, मुद्रित कराया। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज और देख लेते हैं। इसमें क्या? काल विभाजन और क्या? नामकरण। इसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। ठीक, और आगे देख लेते हैं इसमें कवियों की संख्या कितनी थी। तो इसमें जो टोटल कवियों की संख्या थी, टोटल कवि, टोटल कवियों की संख्या जो थी वो थी 738, जिसमें क्या है कि 72 कवि हमारे हिंदी भाषा से थे और शेष जो थे वो सब उर्दू भाषा से थे। ठीक, 72 हिंदी से थे, शेष सब जितने बचे वो उर्दू भाषा थे। अच्छा, इसमें कवियों का जो विवरण दिया गया वो कैसे दिया गया? तो जो कवियों का विवरण था, विवरण किसका था? कवियों का। ठीक, तो कवियों का जो विवरण था वो वर्ण क्रमानुसार पद्धति था, वर्ण क्रमानुसार था। ठीक, वर्ण क्रमानुसार पद्धति पर ये आधारित था। ठीक, इसका हिंदी अनुवाद, इसका जो हिंदी अनुवाद किया गया वो किया गया था हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद किस नाम से किया गया? हिंदी अनुवाद जो किया गया वो किया गया हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। ठीक, तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से तो किया गया,
लेकिन किस सन में किया गया? तो ये किया गया था भैया 1952 ईस्वी में। ठीक, ये 1952 ईस्वी में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। अनुवादक कर्ता जो थे इसके, अनुवादक कर्ता थे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया। ठीक, अच्छा कि और इसमें जो है देख लेते हैं, ये जो दो शब्द हैं इनका अर्थ कभी कोई पूछ लेता है, एंड्री और हिंदुस्तानी। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं एंड्री। एंड्री शब्द का जो अर्थ है वो हिंदवी से लगाया जाता है, हिंदवी। और हिंदवी का अर्थ जो है वो हिंदी से लिया जाता है। और इसमें जो हिंदुस्तानी शब्द है, हिंदुस्तानी, इसका जो अर्थ लगाया जाता है वो लगाया जाता है हिंदुस्तानी से। और हिंदुस्तानी का अर्थ है उर्दू भाषा से। ठीक, हिंदुई का अर्थ हिंदवी, हिंदवी का अर्थ हिंदी से, और हिंदुस्तानी का अर्थ हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी मतलब उर्दू भाषा से लगाया जाता है। ठीक, तो देखते हैं अगला ग्रंथ, इसके बारे में बस इतना ही। अगला हमारा जो ग्रंथ है वो हमारा है मौलवी करीमुद्दीन द्वारा रचित तज़किरा ईश्वराई हिंदी, या उसका दूसरा नाम है तबकाश शुअरा। ठीक, तो दूसरा ग्रंथ क्या है? दूसरे नंबर पे आता है तज़किरा ईश्वराई, तज़किरा ईश्वराई हिंदी, या इसी का दूसरा नाम है तबकाश शुअरा, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं मौलवी करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन साहब, मौलवी करीमुद्दीन इसके रचनाकार हैं। इसके बारे में हम कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। सर्वप्रथम कालक्रम को इसमें ध्यान में रखा गया। सर्वप्रथम कालक्रम को ध्यान में रखकर लिखा गया इतिहास, लिखा गया ग्रंथ। ठीक, सर्वप्रथम कालक्रम को ध्यान में रखकर लिखा गया ग्रंथ। इसमें कालक्रम को ध्यान में रखा गया, लेकिन क्या नामकरण का भी कोई ध्यान रखा गया? इसमें नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। ठीक, इसका प्रकाशन, तो प्रकाशन देख लेते हैं। प्रकाशन इसका होता है 1848 ईस्वी में। ठीक, इसका प्रकाशन 1848 ईस्वी में होता है। कहाँ से होता है? तो दिल्ली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है सन 1848 में। तो इसमें टोटल कवियों की संख्या कितनी थी? तो जो टोटल कवियों की संख्या थी वो थी इसमें 1004 कवि थे, 1004, जिसमें क्या थे 62 हमारे हिंदी के कवि थे। ठीक, टोटल कवियों की संख्या 1004 थी और हमारे हिंदी के कवि कितने थे? 62 थे। तो बस इसके बारे में इतना है, और अगले ग्रंथ के बारे में देखते हैं। अगला जो ग्रंथ है हमारा वो है महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह, जो 1873 में आता है। क्या है? भाषा काव्य संग्रह। ठीक, रचनाकार महेश दत्त शुक्ल। प्रकाशन देख लेते हैं इसका। इसका जो प्रकाशन है वो होता है 1873 ईस्वी में। ठीक, 1873 में प्रकाशित होता है। कहाँ से होता है? तो नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से। नवल किशोर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित किया जाता है। ठीक, अच्छा, इसकी विशेषता क्या है?
विशेषता ये है कि ये हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित पहला ग्रंथ है। क्या है? हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित प्रथम ग्रंथ। तो भाषा काव्य संग्रह के बारे में बस इतना ही कि महेश दत्त शुक्ल का रचित है और प्रकाशन 1873 ईस्वी में होता है। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से होता है और हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित यह पहला ग्रंथ है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा ग्रंथ है क्रम में आता है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज शिव सिंह शिव सिंह सरोज। रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है इसके शिव सिंह सेंगर महोदय इसके रचनाकार हैं। इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाशन। इसका जो प्रकाशन होता है वो होता है 1883 ईस्वी में। कहाँ से होता है? तो वहीं से जहाँ से पिछला वाला हुआ था भाषा काव्य संग्रह, जहाँ प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था? नवल किशोर प्रेस लखनऊ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से होता है। ठीक, इसका भी प्रकाशन वहीं से होता है। अच्छा, इसमें काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। काल विभाजन और नामकरण इन दोनों का कोई भी प्रयास इसमें नहीं किया गया। ठीक, और इसमें टोटल कवियों की संख्या कितनी थी देख लेते हैं। तो टोटल कवियों की संख्या इसमें जो थी वो थी 838 कवि। एग्जैक्ट जो थी, कहीं कहीं दे दिया जाता है लगभग 1000 कवि दे दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ये वर्ण क्रमानुसार पद्धति पर लिखा गया। ठीक, वर्णानुक्रम पद्धति से इसमें प्रयोग किया गया। किसका? वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसका प्रयोग किया गया? तो इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। ठीक, एक चीज़ और है जो उसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाद के इतिहासकारों के लिए आधार ग्रंथ। बाद के इतिहासकारों का आधार रहा। ठीक, ये जो शिव सिंह सरोज ग्रंथ है ये बाद के इतिहासकारों का आधार रहा। प्रकाशित 1883 ईस्वी में होता है। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। काल विभाजन नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। टोटल कवियों की संख्या 838 है। लगभग 1000 भी माने जाते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग है। बाद के इतिहासकारों के लिए आधार रहा। तो इसके बारे में बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं। अगला जो ग्रंथ है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या है? नंबर 5, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? किसके रचनाकार है भैया? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक, रचनाकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय इसके रचनाकार है। अच्छा, इसका प्रकाशन कब हुआ देख लेते हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1888 से। कब प्रकाशित होता है ये? 1888 से। में कहाँ से प्रकाशित होता है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में, की पत्रिका के विशेषांक के रूप में, विशेषांक के रूप में। ठीक, तो ग्रियर्सन महोदय के ग्रंथ का प्रकाशन 1888 ईस्वी में है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में है। अच्छा, इसमें टोटल कवियों की संख्या कितनी है देख लेते हैं। तो टोटल कवि, जो टोटल कवियों की संख्या है वो है इसमें 952। क्या है? 952। 952 कवि है इसमें। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिया है कि इसमें से 886 कवियों का आधार शिव सिंह सरोज रहा है। शिव सिंह सरोज रहा है। 886 कवियों का आधार ग्रंथ क्या रहा है? शिव सिंह सरोज रहा है। ठीक, पहली बार कवियों का कालानुक्रम इसमें वर्गीकरण किया गया। प्रथम बार कवियों का कालानुक्रम वर्गीकरण कहाँ किया गया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय के ग्रंथ में किया गया। ठीक, प्रथम बार कवियों का कालानुक्रम वर्गीकरण किया गया। ठीक, अच्छा, इसको क्या बोला जाता है? इस ग्रंथ को एक चीज और जो पूछा जाता है क्वेश्चन, इसे कहा जाता है सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ। ठीक, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो हम बता देंगे ग्रियर्सन महोदय के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसमें? सच्चे अर्थों में। ठीक, इसमें जब टोटल कब तो हो गई, इसमें टोटल अध्याय कितने हैं? तो टोटल अध्याय, टोटल अध्यायों की जो संख्या है वो है 11। ठीक, टोटल अध्यायों की संख्या कितनी है? 11। टोटल अध्यायों की संख्या 11 है। प्रत्येक अध्याय इसमें काल विशेष का सूचक है। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। प्रत्येक अध्याय क्या है इसमें? काल विशेष का सूचक है। ठीक, अच्छा, एक चीज और है, देख लेते हैं कि इसने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत विभाजन, अपने ग्रंथ में, अपने ग्रंथ में क्या किया इन्होंने? केवल प्रवृत्तिगत, केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। काल विभाजन किया, केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया। ठीक, और आगे देखते हैं। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण किया इन्होंने। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण किया इन्होंने, क्षेत्र निर्धारण किया। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने किया। ठीक, अच्छा, साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण इन्होंने किस रूप में किया है? साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण, साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण किन रूपों में किया है? इसमें किया इन्होंने चारण काव्य, चारण काव्य, धार्मिक काव्य, धार्मिक
काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य। प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया, के रूप में किया। ठीक, तो साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण इन रूपों में किया: चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य। ठीक, इन्होंने इनका रूप निर्धारण इन रूपों में किया। अच्छा, इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं हम। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो किया गया है, जो है हिंदी अनुवाद वो हुआ है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। हिंदी अनुवाद जो किया गया वो किया गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। कब किया गया? 1957 ईस्वी में किया गया। किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने किया। ठीक, तो इसका हिंदी अनुवाद इन रूपों में किया गया। अब बड़ी चीज ये है कि इसमें भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। ठीक, क्या कहा गया इसको? भक्ति काल। भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो ग्रियर्सन महोदय ने कहा। यह हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा। हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा। अच्छा, रीति काल के लिए इन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया? तो रीति काव्य के जो रीति काल था, रीति काल को इन्होंने रीति काव्य कहा। रीति काल के लिए इन्होंने क्या प्रयोग किया? रीति काव्य नामक शब्द का प्रयोग किया। ठीक, इसके बाद चले जाते हैं यहाँ आरंभिक काल को। आरंभिक काल को इन्होंने क्या संज्ञा दी? चारण काल। सर्वप्रथम आरंभिक काल को चारण काल किसने कहा? तो ग्रियर्सन महोदय ने कहा। अच्छा, चारण काल में इन्होंने कितने कवियों को स्थान दिया? 9 कवियों को स्थान दिया। चारण काल में 9 कवियों को इन्होंने स्थान दिया। ठीक, अब ये 9 कवि कौन कौन से तो देख लेते हैं। नंबर 1 पुष्य कवि है। नंबर 2 कुमार सिंह है। नंबर 3 केदार है। नंबर 4 कुमारपाल है। नंबर 4 कुमारपाल हो गए। नंबर 5 अनन्यदास हो गए। नंबर 6 चंद हो गए। नंबर 7 जगनिक हो गए। नंबर 8 जोधराज हो गए। और नंबर 9 सारंगधर हो गए। सारंगधर। ठीक, तो ये टोटल 9 कवि हैं जिसको इन्होंने चारण काल में स्थान दिया। इन 9 कवियों को याद करने की एक ट्रिक देख लेते हैं। ठीक, ट्रिक ये है पुष्य कुमार, केदार कुमार, पुष्य कुमार, केदार कुमार, अनन्य चंद, जगन योध सारंग। ठीक, ये हो गई हमारी ट्रिक। इन 9 कवियों को याद करने की: पुष्य कुमार, केदार कुमार, अनन्य चंद, जगन योध सारंग। ठीक, तो ये थे हमारे ग्रियर्सन महोदय। एक बार देख लेते हैं फिर से। ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, रचनाकार जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित होता था। टोटल कवियों की संख्या 952 थी। 886 कवियों का आधार शिव सिंह सरोज रहा है। इसमें पहली बार कवियों का कालानुक्रम वर्गीकरण किया गया। इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक। और टोटल अध्याय कितने हैं? टोटल 11 अध्यायों में डिवाइड किया गया इसे। प्रत्येक अध्याय काल विशेष के सूचक है। अपने ग्रंथ में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया। ठीक। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण किया। साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण इन्होंने इन रूपों में किया। कौन कौन से? चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य। अच्छा, इसका हिंदी अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया गया। किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने किया। कब? 1957 ईस्वी में किया। भक्ति काल को इन्होंने हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा। रीत काल के लिए रीति काव्य शब्द का प्रयोग किया। आरंभिक काल को चारण काल सर्वप्रथम संज्ञा इन्होंने ही दी। ठीक। अच्छा, चारण काल के अंतर्गत तो 9 कवियों को स्थान दिया। 9 कवि कौन कौन से थे? तो ये आपके सामने है। ये रहे हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय। अब जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं हमारे मित्र बंधु जी। इन्होंने रचना की मित्र बंधु विनोद की। और मित्र बंधु विनोद जो है वो 4 भागों में रचित है। तो देखते हैं हम मित्र बंधु विनोद के बारे में। अगला जो ग्रंथ आता है वो क्रम अनुसार हमारा क्या आता है? मित्र बंधु विनोद। रचना का मित्र बंधु। ठीक। अच्छा, मित्र बंधु है, मित्र बंधु के बारे में जानते हैं। मित्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो नंबर 1 है श्याम बिहारी। नंबर 2 सुखदेव बिहारी। नंबर 3 पे आते हैं गणेश बिहारी। तो मित्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। तो आगे बढ़ते हैं, यह ग्रंथ के बारे में जानते हैं। यह ग्रंथ कितने भागों में विभक्त है? इधर टोटल 4 भागों में विभक्त है। टोटल 4 भागों में विभक्त है मित्र बंधु विनोद। कितने भागों में? 4 भागों में विभक्त है। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट 3 भाग का प्रकाशन होता है, फर्स्ट 3 भाग का प्रकाशन ये होता है 1913 ईस्वी में। और चौथे भाग का जो प्रकाशन होता है वो होता है 1934 ईस्वी में। चौथे भाग का प्रकाशन जो होता है वो होता है 1934 ईस्वी में। ठीक। पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में, चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में होता है। ऐसे संपूर्ण इतिहास को इन्होंने 5 कालों में विभक्त किया। संपूर्ण इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया? तो 5 कालों में विभक्त किया। मित्र बंधुओं ने अपने पूरे इतिहास ग्रंथ को टोटल 5 कालों में विभक्त किया। वो 5 काल कौन है वो हम आगे जब काल विभाजन देखेंगे तो उसमें देख लेंगे। ठीक। टोटल कवियों की संख्या कितनी रही इसमें? तो टोटल कवियों की जो इसमें संख्या रही है वो रही है 4591। 4591 इतने कवियों का वर्णन इसमें किया गया है। अच्छा, एक चीज और है कि ग्रियर्सन काल विभाजन व नामकरण कर चुके थे। ग्रियर्सन काल विभाजन व नामकरण दोनों कर चुके थे। ग्रियर्सन काल विभाजन व नामकरण कर चुके थे, परंतु इसे
काल विभाजन व नामकरण को व्यवस्थित श्रेय देने का, परंतु इसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय, व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? मिश्र बंधु को है। मिश्र बंधु को है। ठीक, तो ग्रियर्सन काल विभाजन और नामकरण कर चुके थे, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो मिश्र बंधु को जाता है। ठीक, अच्छा, एक चीज और है कि आरंभिक काल के अंतर्गत जो इनका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ, फर्स्ट संस्करण के अंतर्गत आरंभिक काल में इन्होंने टोटल 19 कवियों को स्थान दिया। कितने कवियों को? 19 कवियों को। जब इनके मिश्र बंधु विनोद का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ तो उसमें जो आरंभिक काल के अंतर्गत इन्होंने 19 कवियों को स्थान दिया। बाद के संस्करण में इन्होंने आरंभिक काल के अंतर्गत सिद्ध प्लस नाथ इन दोनों को मिला दिया। सिद्धों और नाथों इन दोनों कवियों को मिलाकर इनकी जो संख्या है वो इन्होंने 75 तक पहुंचा दी। बाद के संस्करण में आरंभिक काल के अंतर्गत कितने कवियों को स्थान दे दिया इन्होंने? 75 कवियों को स्थान दे दिया। ठीक, तो ये रहे हमारे मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। टोटल 4 भागों में विभक्त है ये, और पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में होता है, चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में होता है। संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में डिवाइड किया गया है। टोटल कवियों की संख्या 4591 है। काल विभाजन और नामकरण क्रिएशन पहले ही कर चुके थे, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो मिश्र बंधुओं का है। पहले संस्करण में जब प्रकाशित होता है तो आरंभिक काल के अंतर्गत इन्होंने 19 कवियों को रखा। बाद के संस्करणों में इन्होंने सिद्धों और नाथों को जोड़ दिया आरंभिक काल के अंतर्गत, और कवियों की संख्या इन्होंने 75 तक पहुंचा दी। ठीक, तो ये रहा मिश्र बंधु का ग्रंथ, मिश्र बंधु विनोद। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक, महान विभूति जिन्होंने रचना किया हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखा? 1929 ईस्वी में लिखा। रचनाकार आप लोग समझ ही गए होंगे, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इन्होंने लिखा 1929 में लिखा। ठीक, 1929 में लिखा तो हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन इसका जो प्रकाशन है वो कहाँ से होता है? तो प्रकाशन इसका जो किया गया, प्रकाशन इसका किसने किया? तो नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा से यह प्रकाशित किया, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। किस रूप में किया गया? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, इसका प्रकाशन किया गया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में यह किस नाम से छपा था? तो हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास। ठीक, ये हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। अच्छा, साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में इसका सर्वोच्च स्थान है। ठीक, सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास परंपरा में सर्वोच्च स्थान
किसका है? हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक, इसमें टोटल कवियों की संख्या कितनी रही? इसमें जो टोटल कवि हैं वो रहे हैं 1000 कवि। टोटल 1000 कवियों को इसमें स्थान दिया गया है। ठीक, और देखते हैं इसमें टोटल 1000 कवियों को स्थान दिया गया और टोटल कितने वर्षों के समय को लिया गया। इसमें कुल मिलाकर कुल 900 वर्षों का इतिहास समाहित। 900 वर्षों के इतिहास को 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में बांटा गया है। 4 खंडों में बांटा गया है। ठीक, तो टोटल 1000 कवि हैं और कुल 900 वर्षों के इतिहास को इसमें 4 कालखंडों में बांटा गया है। तो इसमें नामकरण का आधार क्या रहा है? तो नामकरण का आधार, नामकरण का जो आधार रहा है वो 2 चीजें रही। नामकरण इसका 2 आधार पर किया गया। कितने आधार पर? 2 आधार। नामकरण का आधार कितना? 2 आधारों पर किया गया। नंबर 1, काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता व उनके स्वरूप के आधार पर। काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता व उनके स्वरूप के आधार पर उनके स्वरूप के आधार पर। ठीक, पहला तो नामकरण इस आधार पर किया गया और जो दूसरा नामकरण का आधार रहा वो रहा ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर। ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर नामकरण इन्हीं 2 आधारों पर किया गया। ठीक, आगे देखते हैं और इसमें क्या है। और ये है कि इसमें सर्वप्रथम कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी गई। सर्वप्रथम तो देखते हैं क्या है। सर्वप्रथम कवियों और साहित्यकारों के सर्वप्रथम कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर क्या दिया गया? इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को क्या किया? प्रमुखता दी। ठीक, तो सर्वप्रथम कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। और अगला क्या है? सर्वप्रथम और क्या किया इन्होंने? साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। तो नोट कर लेते हैं। सर्वप्रथम साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। सर्वप्रथम साहित्य इतिहास को इन्होंने क्या किया? आलोचना से पृथक किया। ठीक,
भक्ति काल को इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया? भक्ति काल को इन्होंने शुद्ध रूप से 4 भागों में डिवाइड किया। भक्ति काल को शुद्ध रूप से 4 भागों में बांटा। 4 भागों में बांटा। अब वो 4 भाग कौन थे? तो नंबर 1 संत काव्य, संत काव्य। नंबर 2 सूफी काव्य। नंबर 3 राम भक्ति। नंबर 3 राम भक्ति। नंबर 4 कृष्ण भक्ति। शुक्ल जी ने भक्ति काल को शुद्ध रूप से 4 भागों में डिवाइड किया। ठीक। अच्छा, रीतकालीन कवियों का जो विवरण लिया इन्होंने कहाँ से लिया? तो वो मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ से लिया। रीतकालीन कवियों का विवरण इन्होंने किससे लिया था? मिश्र बंधु विनोद से लिया था। मिश्र बंधु विनोद से लिया। रीतकालीन कवियों का विवरण रामचंद्र शुक्ल जी ने किस ग्रंथ से लिया? मिश्र बंधु विनोद से लिया। ठीक। साथ ही अन्य ग्रंथ थे जो इनके लिए आधार रहे। तो अन्य ग्रंथों में कौन कौन से? तो 3 अन्य ग्रंथ और हैं जहाँ से इन्होंने कुछ विवरण लिए थे। अन्य ग्रंथों में है सबसे पहले तो हिंदी कोविद रत्नमाला। नंबर 1 क्या है? हिंदी कोविद रत्नमाला। रत्नमाला। इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। तो हम आगे देखते हैं। इनके लिए आधार ग्रंथ रहा हिंदी कोविद रत्नमाला। ठीक। श्याम सुंदर दास इसके रचनाकार थे। नंबर 2। नंबर 1 क्या रहा है? हिंदी कोविद रत्नमाला जिसके रचनाकार रहे हैं श्याम सुंदर दास महोदय। ठीक। नंबर 2 इसके जो आधार रहा है वो रहा है कविता कौमुदी। क्या रहा है? कविता कौमुदी। कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी के रचनाकार रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी। ठीक। नंबर 3 एक और ग्रंथ है जो इनके लिए आधार रहा वो रहा है ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार जिसके रचनाकार कौन है? वियोगी हरि। ये 3 और ग्रंथ हैं। ठीक। जिससे इन्होंने विवरण लिया। अब जाते हैं इन्होंने किसको किसको कविवृत्त संग्रह की उपाधि दी। कविवृत्त संग्रह। कविवृत्त संग्रह शुक्ल जी ने किसे कहा? इन्होंने कहा शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर प्लस ग्रियर्सन प्लस मिश्र बंधु के इतिहास ग्रंथ को। मिश्र बंधु के इतिहास ग्रंथ को। ठीक। इन तीनों लोगों के इतिहास ग्रंथ को इन्होंने किसकी संज्ञा दी? कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी। अब इनके ग्रंथ का नाम क्या था? इनके ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। ठीक। शिव सिंह सरोज। इसको इन्होंने क्या कहा? इसको शुक्ल जी ने कविवृत्त संग्रह कहा। कविवृत्त संग्रह कहा। ठीक। इनका जो ग्रंथ है उसका क्या नाम था? इस्तवार वो तो गैसर पासी का है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
स्थान। ठीक, इसको इन्होंने क्या संज्ञा दी, इसको इन्होंने बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा, बड़ा कविवृत्त संग्रह। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा, बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा। अच्छा, मिश्र बंधु के ग्रंथ का क्या नाम, इनका जो नाम था वो था मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद। ठीक, इसको शुक्ल जी ने कहा क्या, इसको कहा प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। मिश्र बंधु विनोद को क्या कहा, प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा। और शुक्ल जी ने क्या किया, शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया, हिंदी साहित्य में सबसे पहले उन्होंने ही प्रयोग किया था, विधेयवादी पद्धति के प्रयोग, विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। एक और देख लेते हैं इन्होंने क्या किया, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग करके पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया। इन्होंने क्या किया, अपभ्रंश साहित्य को, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग करके, हिंदी से अलग करके पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया, पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया। ठीक, अपभ्रंश साहित्य को इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य से अलग करके उसे पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया। ये था हमारे रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ के बारे में और रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। तो बढ़ते हैं अब हम आगे अपने नए रचनाकार पर। तो इस कड़ी में हमारे अगले रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा जी, जिन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक, रचनाकार कौन थे, इसके रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा जी, राम कुमार वर्मा, ये इसके रचनाकार हैं। प्रकाशन कब होता है देख लेते हैं, प्रकाशन है इसका 1938 ईस्वी में। कब प्रकाशित होता है ये, 1938 ईस्वी में। ठीक, अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन्होंने अपने ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक की अवधि को स्थान दिया। ठीक, अपने ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को स्थान दिया, या 693 से 1693 तक कालावधि, या संधि काल से भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। संधि काल से भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया, अवधि को ही लिया है। ठीक, तो राम कुमार वर्मा जी ने अपने ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को या संधि काल से भक्ति काल तक की कालावधि को ही लिया है। ठीक, टोटल कितने प्रकरणों में विभक्त है, इनका जो ग्रंथ है वह टोटल 7 प्रकरणों में विभक्त, 7 प्रकरणों में विभक्त है। इनका जो ग्रंथ है वो कितने प्रकरणों में विभक्त है, 7 प्रकरणों में विभक्त है। अच्छा, एक चीज और है कि राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना था, स्वयंभू को क्या किया इन्होंने, हिंदी का प्रथम कवि माना, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक, किसने माना,
रामकुमार वर्मा जी, जबकि ये जो स्वयंभू है ये अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। स्वयंभू कौन है? अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि हैं। इनको रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अपभ्रंश साहित्य को इन्होंने संधिकाल के अंतर्गत दर्शाया है। अपभ्रंश साहित्य को संधिकाल के अंतर्गत प्रस्तुत किया। संधिकाल के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। ठीक, किसने? रामकुमार वर्मा ने। अपभ्रंश साहित्य जो था उसको इन्होंने संधिकाल के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। और क्या कहा? और यह है कि आदिकाल को इन्होंने संधिकाल एवं चारणकाल की संज्ञा दी। आदिकाल को क्या कहा इन्होंने? संधिकाल एवं चारणकाल। आदिकाल को क्या कहा? संधिकाल एवं चारणकाल कहा। अच्छा, दो अन्य नाम इन्होंने और दिया है, वो भी हम देख लेते हैं यहीं पे। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा थी इसको इन्होंने संत काव्य कहा। और जो निर्गुण जो प्रेमाश्रयी शाखा थी, जो निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा थी इसको इन्होंने सूफी काव्य नाम दिया। सूफी काव्य, ठीक, नाम दिया। तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया। तो ये थे हमारे रचनाकार जो कुछ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को आगे बढ़ाए, और इसके आगे फिर अन्य सारे रचनाकार आए जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से हमारे हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। तो यहीं से हमारे रचनाकारों की सूची मोस्ट जो थे उनकी खत्म होती है। बाकी जो आगे हैं उनके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक, जो कुछ बचा है वो थोड़ा बहुत और हम देखते हैं। कुछ नोट है जिसे देखना जरूरी है। नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 ये है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा द तासी था। गारसा द ताशी था। यह निर्विवाद है। यह निर्विवाद है। यह कथन किसका है? यह कथन है हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी का। नलिन बिलोचन शर्मा ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा द ताशी था। यह निर्विवाद है। नंबर दो पे है कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के। दूसरा कथन है हिंदी के विधेयवादी, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन है। प्रत्युत ग्रियर्सन है। जो ये कथन है ये भी हमारे नलिन बिलोचन
शर्मा जी का है। इनका कहना है कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं बल्कि ग्रियर्सन महोदय हैं। ठीक, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथा है, देख लेते हैं। वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं अनेक धारणाओं और स्थापनाओं स्थापनाओं को चुनौती देते हुए स्थापनाओं को चुनौती देते उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे। सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। इतिहासकार रहे हैं। ठीक, ये किसने कहा है? ये कहा है भैया गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त का कथन है। क्या है कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, किसके बारे में कहा है? कि इन्होंने कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। ठीक, इनके बारे में ये कथन है गणपति चंद्र गुप्त का। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अपनी क्लास में देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के जो प्रमुख ग्रंथ रहे हैं वो ग्रंथ को कालक्रमानुसार हम आपके सामने लेके आएंगे। लगभग 35-40 ग्रंथ हैं जो इन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे अगली क्लास में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।